Good morning everyone. So today we will discuss gas laws. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कुछ लॉज करने होंगे. ठीक है, दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन. तो फर्स्ट जो लॉ है दैट इज़ बॉयल्स लॉ. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. ठीक है, तो इसको लर्न करने का एक सबसे अच्छा बेस्ट मेथड है. आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि 3 वेरिएबल्स मैंने लिए हुए हैं. वन इज़ प्रेशर, सेकेंड इज़ वॉल्यूम, थर्ड इज़ टेम्परेचर. ठीक है, क्या मैंने बोला, आपको 3 वेरिएबल्स लर्न करने हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो बॉयल्स लॉ को लर्न करने का मेथड क्या है, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ. दैट इज़ कॉल्ड TB. मैंने क्या बोला, TB. तो TB क्या है, आप अगर आपने बायो में पढ़ा हो तो ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, तो यहाँ जो है TB, T का मीनिंग यहाँ होगा टेम्परेचर और B का मीनिंग क्या है, बॉयल्स लॉ. तो जो भी मैं अल्फ़ाबेट यूज़ करती हूँ ट्रिक के लिए, तो उसमें एक टर्म जो होगी लॉ का नाम होगा और दूसरा क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू. तो यहाँ किसको कांस्टेंट रखना, आपने टेम्परेचर को. किस में रखना है, बॉयल्स लॉ में. तो मैंने आपको 3 टर्म्स बताई थी, एक तो P, V और थर्ड क्या थी, T. भी टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो इसका मतलब ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होगा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में. यानी आपको 2 वेरिएबल्स क्या रखने हैं, एक तो P और दूसरा V. क्लियर. अब आपको क्या करना है यहाँ पर, कि जो मैंने आपको बताया कि इस ट्रिक से आप लर्न करो, तो P और V आपके क्या आ गए, वेरिएबल. ठीक है, तो P जो होगा वो इन्वर्सली होगा किसके, वॉल्यूम के. आप ध्यान रख लेना कि जैसे आपने कोई गैस ली हुई है, उसको अगर कंप्रेस करते हो तो उस पर आप क्या लगा रहे हो, प्रेशर. तो प्रेशर तो बढ़ा रहे हो बट वॉल्यूम तो उसका कम हो रहा है, इसीलिए प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इन्वर्स. ठीक है, तो आपको अब देखो किन किन बातों का ध्यान रखना है बॉयल्स लॉ में, कि एक टर्म तो रखनी है लर्न, TB, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट किसके लिए, बॉयल्स लॉ के लिए. 2 वेरिएबल्स बच गए P और V. इनके बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स. यानी P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V. और अब देखो, अब आपने जब इसको इन्वर्स रखा, ठीक है, P 1/V, तो इसको जब आप इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट. ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K 1/V. इसको आप कैसे लिख सकते हो, PV इज इक्वल टू K लिख सकते हो. तो PV इज इक्वल टू K. अब हमारी टर्म क्या बन गई, दिस वन. ठीक है, तो यानी बॉयल्स लॉ को आप किस तरह से डिफाइन करोगे, P इन्वर्सली है किसके, वॉल्यूम के, या फिर PV क्या है, कांस्टेंट. तो यही इसकी डेफिनेशन है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ गैस किसके इन्वर्स होता है, प्रेशर के. ठीक है, अगर ये इन्वर्स है तो आपको ग्राफ भी प्लॉट करना आ गया होगा. अब आप यहाँ देख लो, ग्राफ किसके बीच में बना है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, क्योंकि वेरिएबल यही 2 थे. प्रेशर आप डिक्रीज़ कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़. ठीक है, या फिर आप ग्राफ इस तरह से भी बना सकते हो, P को किसके साथ रख के, 1/V के. तो 1/V के तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली. ठीक है, तो V के वॉल्यूम के तो क्या है, इन्वर्सली, बट 1/V के क्या हो गया, डायरेक्टली. तो यहाँ आप इसका ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देना. दूसरा, PV को अगर हम किसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं, प्रेशर, तो PV की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट. ठीक है, कितना भी प्रेशर बढ़ाओ पर PV की वैल्यू क्या रहेगी, सेम. तो आपको इसके इस लॉज के अंदर एक तो इसका फॉर्मूला लर्न करना है और दूसरा इसका ग्राफ. ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला इसका एक और अराइज होता है, डेट इज इक्वल टू P1V1 इज इक्वल टू P2V2. तो आपने ऊपर किया था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी आप किसी 2 गैसेस की बात कर रहे हो, तो P1V1 यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दूसरी गैस के P2V2 के इक्वल होगा. थर्ड गैस लेते हो तो उसको आप फिर इक्वल कर दो, P3V3. क्लियर. उसके बाद आप करोगे, नेक्स्ट जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पर, दैट इज़ आइसोथर्म्स. क्या मीनिंग है, आइसो का मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, आइसो मीन्स कांस्टेंट, थर्म मीन्स टेम्परेचर. तो आपने क्या कांस्टेंट रखा है यहाँ पे, टेम्परेचर. किस के अंदर रखा है, बॉयल्स लॉ में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप करोगे यहाँ पे चार्ल्स लॉ.
तो इसे आप क्या बोलोगे, टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी भी ट्रिक है, जैसे आपने बॉल्स लॉ की करी तो चार्ल्स लॉ की क्या होगी। अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया पी सी पर्सनल कंप्यूटर सबको पता होगा। तो सी क्या है, चार्ल्स लॉ, पी क्या है, प्रेशर। तो जो भी देखो मैंने अभी आपको बताया था, जो भी ट्रिक हम यूज़ करेंगे उसमें एक तो लॉ का नाम होगा और दूसरा कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ पी तो क्या हो गया, कांस्टेंट। अब पी कांस्टेंट हो गया तो 3 वेरिएबल्स मैंने आपको बताए थे, पी वी टी। पी हमने कांस्टेंट कर दिया, तो अब कितने वेरिएबल्स बच गए, वी और टी। अब आपको ध्यान यहाँ क्या रखना है कि वी और टी आपस में डायरेक्टली है या इन्वर्सली। तो वी क्या है, डायरेक्टली है किसके, टेम्परेचर के। तो आप इसको भी किस तरह से इमेजिन कर सकते हो, आपने कोई गैस ली, उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो गैस भागेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली है किसके, वॉल्यूम के। अगर आप डायरेक्टली रिमूव करते हो, ठीक है, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी के। ठीक है, अब इसी को आप कैसे लिख सकते हो, v बाई टी इज इक्वल टू के। ठीक है, v बाई टी इज इक्वल टू के। तो यानी आपकी एक टर्म बन गई, एक फॉर्मूला बन गया, v बाई टी इज इक्वल टू के। ठीक है, कांस्टेंट। तो इसी को अगर आप दो गैसेस के लिए लेते हो, आप क्या लिखोगे, v1 बाई टी वन इज इक्वल टू v2 बाई टी टू। थर्ड गैसेस के लिए लेते हो तो v3 बाई टी थ्री। अब आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। तो अभी आपने देखा था कि जो चार्ल्स लॉ है वहाँ पे v किसके डायरेक्टली था, टेम्परेचर के। तो यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है v और t के बीच में। ठीक है, तो देखो जो यहाँ जो ये इसने लाइन ड्रॉ करी है वो यहाँ से स्टार्ट करी है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करी। क्यों, क्योंकि भाई आप किसी गैस का अगर आप मेज़र कर रहे हो, ठीक है, उसका जो ग्राफ बना रहे हो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो उस गैस का कोई ना कोई तो वॉल्यूम होगा ही। तो वो वॉल्यूम इसने कहाँ लिख दिया, यहाँ तक शो कर दिया, अभी इतना वॉल्यूम सपोज उसका है। अब उसका अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गया, डायरेक्टली। दूसरी बात, बट ये कहता है कि मैं उसको रिवर्स कर देता हूँ, भाई टेम्परेचर को क्या कर देता हूँ, डिक्रीज़। ठीक है, टेम्परेचर मैंने क्या करा, डिक्रीज़। कितना डिक्रीज़ कर दिया, भाई ये जो पॉइंट था इट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैंने क्या करा, टेम्परेचर कम कर दिया, 0 से कम कर दिया, तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और डिक्रीज़। मैंने और कम किया और डिक्रीज़ हो गया। अब मैंने टेम्परेचर कितना कम कर दिया, -273। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका कितना आ गया है, यहाँ इस पॉइंट पर आ गया। ये जो लाइन थी ये इमेजनरी लाइन थी। ठीक है, क्योंकि आप जितना उसका एक्चुअल वॉल्यूम है उससे आप ज़्यादा डिक्रीज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा इमेजनरी वैल्यू ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो पॉइंट आया है इसका मतलब उसका वॉल्यूम 0 हो गया। अब वो गैस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, गैस एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यानी इन्होंने फिर क्या बोला था कि ये वो टेम्परेचर है जिसे आप क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर। यानी इसे आप क्या कह सकते हो, इट इज़ द लोवेस्ट हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी टेम्परेचर है, जहाँ हम क्या मान लेते हैं कि गैसेज आर सपोज टू ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, 0। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर, या फिर आप बोल सकते हैं एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, इसमें जो वर्ड यूज़ करेंगे हम, क्या यूज़ करेंगे, आइसोबार। हमने बॉयल्स लॉ में किया था आइसोथर्म, इसमें आइसोबार। क्यों, क्योंकि हमने किसको कांस्टेंट किया है, प्रेशर को। आइसो मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट। बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। तो यहाँ क्या कांस्टेंट हो गया है, प्रेशर। नेक्स्ट आप करोगे गे-लुसेक लॉ। ठीक है, जिसे आप क्या बोलोगे, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। तो अभी आपको बताया था मैंने, हमने एक जगह तो टी कांस्टेंट कर दिया, दूसरी जगह हमने पी कांस्टेंट कर दिया। थर्ड वेरिएबल क्या था, वॉल्यूम। तो अब आपको यहाँ गे-लुसेक लॉ में किस चीज़ को कांस्टेंट करना है, वॉल्यूम को। ठीक है, तो वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया तो वेरिएबल क्या बच गया है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली। ठीक है, अब आप कैसे याद रखोगे कि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ आपको कर लेना है क्या, वी जी। तो एक सीरियल आता था वीर जी, तो यहाँ वी तो क्या है, वॉल्यूम जो कांस्टेंट है, और जी यहाँ क्या है, गे-लुसेक लॉ। ठीक है, अब ये एक दूसरे के डायरेक्टली है, पी किसके डायरेक्टली है, टेम्परेचर के। तो जब आप डायरेक्टली को रिमूव करते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्या बन गया है, पी बाई टी इज इक्वल टू के। तो यानी पी बाई टी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है,
तो अगर आप दो डिफरेंट गैसेस की बात करते हो तो आप कैसे लिखोगे? P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2, ठीक है। अब आपने यहाँ करना है क्या? ग्राफ किसके बीच में बनेगा? P और T के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया था? वॉल्यूम। तो ये एक दूसरे के क्या थे? डायरेक्टली। तो आपको ये भी कहाँ क्या करना है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसके लिए जो टर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड आइसोकोर। क्यों बोला कोर? यहाँ जो टर्म यूज़ की गई है वॉल्यूम के लिए थी, यहाँ क्या कांस्टेंट कर दिया आपने? वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट आप करोगे अवोगाड्रो लॉ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अब आपको लग रहा होगा कि हमने तीनों टर्म्स को एक बार कांस्टेंट कर दिया है, तो यहाँ आपको कांस्टेंट करना है। अब किसको? मैंने फिर से लिख देती हूँ PVT, 3 वेरिएबल्स थे। आपको जो कांस्टेंट करना है किसको? प्रेशर एंड टेम्परेचर को, ठीक है। तो वेरिएबल अब सिर्फ आपको क्या यूज़ करना है? वॉल्यूम। तो अवोगाड्रो लॉ ऑलरेडी आप चैप्टर 1 में भी कर चुके हो, ठीक है। कैसे? यहाँ आप देखो कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? n के। तो यही डेफिनेशन आपने की थी चैप्टर 1 में। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स, जिसे आप क्या बोलोगे? अवोगाड्रो लॉ। अब इसमें देखो V डायरेक्टली हो गया किसके? n के। तो जो यहाँ डायरेक्टली को रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा? K इंटू n। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। किसके इक्वल होता है? मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो आप इसमें n की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी, तो यहाँ हो जाएगा V इक्वल टू K मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये आगे सॉल्व करना है। तो अब देखो, आप इसके बाद इसको यहाँ रीअरेंज करोगे तो आपको टर्म मिलेगी दिस वन। अब यहाँ मास बाय वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? डेंसिटी। इट मीन्स अब मोलर मास किसके डायरेक्टली हो गया है? डी के, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि अवोगाड्रो लॉ के अंदर आप डेंसिटी ऑफ गैस किसके डायरेक्टली हो गया है? मोलर मास के। तो इनडायरेक्टली ये वाली डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, ठीक है। अवोगाड्रो लॉ में आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। So you will have to read up to this. Thank you.